आमतौर पर हर बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, पर कुछ बच्चे 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं और ये होते हैं प्रीमैच्योर बेबीज। समय से पहले पैदा होने के कारण इन बच्चों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साथ ही आने वाले कुछ समय तक इन बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा माँ बन गई हैं। सरोगेसी की मदद से उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, पर बच्ची प्रीमैच्योर पैदा हुई और इस कारण से उसे अगले 100 दिनों तक NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रहना पड़ा था। अब प्रीमैच्योर पैदा होने के कई कारण हो सकते हैं, पर सभी प्रीमैच्योर बच्चों को कुछ हद तक मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह की मेडिकल केयर, ये हम थोड़ी देर में बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रीमैच्योर बच्चा पैदा होने पर उसे किस तरह का रिस्क हो सकता है और साथ ही क्या प्रीमैच्योर बच्चे बाकी बच्चों की तरह कभी भी हेल्दी रह सकते हैं। सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। जब कोई बच्चा प्रीमैच्योर पैदा होता है तो ऐसे बच्चों में बहुत सारी चीज़ों की रिस्क बढ़ जाती है। बच्चा प्रीमैच्योर होता है, इसका मतलब शरीर के सभी ऑर्गन्स कुछ हद तक, कुछ मात्रा में कमज़ोर रहते हैं, जिनका काम नॉर्मल नहीं रहता, उनसे नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। सबसे पहले बारी आती है लंग्स की। बच्चे ने जन्म के बाद तुरंत सांस लेना अपेक्षित है और सांस लेके खून की ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे प्रमाण में रेगुलराइज करना एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो बच्चों के लंग्स इमैच्योर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में सही नहीं रहती, तो ऐसे बच्चों में ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों में डिलीवरी के बाद सांस देना और जितना ज़रूरत पड़े उतना ऑक्सीजन की हेल्प करना ज़रूरी पड़ता है। ऐसे बच्चों में बाद में जैसे हम फीडिंग चालू करते हैं, उनके इंटेस्टाइन मैच्योर नहीं रहते, तो फीड का इनडाइजेशन ये बहुत कॉमन रहता है। ऐसे बच्चों की किडनी मैच्योर नहीं रहती है, तो किडनी के थ्रू शरीर के जो क्षार और पानी रहता है वो कभी कभी बह जाता है और बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है। सेम तरीके से स्किन उनकी मैच्योर नहीं रहती, तो स्किन में से पानी उड़ जाता है और इसकी वजह से बच्चे कभी भी डिहाइड्रेट हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चों का हार्ट पंपिंग जो रहता है वो इतना अच्छे तरीके से कभी कभी नहीं कर पाता है और उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे बच्चों की ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते हैं और वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। और जो बच्चा जितना प्रीमैच्योर है, जो 30 वीक्स के नीचे बच्चे हैं, उनमें ब्रेन में ब्लीडिंग की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। ये कारण की वजह से ऐसे बच्चों में न्यूबॉर्न पीरियड, जो से NICU में टाइम जब बच्चों का रहता है, तो कभी कभी दिक्कत आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना बच्चा प्रीमैच्योर उतना ज़्यादा चांसेस उनके ये कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है और इम्यूनिटी कम रहने की वजह से ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। उनको हम फीडिंग देते हैं, फीडिंग ट्यूब से जाता है, क्योंकि ये बच्चे सकिंग स्वैलोइंग नहीं कर पाते हैं और सकिंग स्वैलोइंग के साथ ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसे बच्चों में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता है। स्पेशली जो बच्चे 34 वीक्स के नीचे रहते हैं, ऐसे बच्चों में ये सकिंग ब्रीदिंग स्वैलोइंग का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों में कुछ समय के लिए हमको ट्यूब से फीडिंग देना पड़ता है, जो ट्यूब माउथ से बच्चे के स्टमक में हम डाल देते हैं और वो ट्यूब से हम फीडिंग देते हैं। जब तक बच्चा थोड़ा अच्छे से ग्रो ना हो जाए तब तक हम उनको ट्यूब से फीडिंग देते हैं। लंग्स मैच्योरिटी का जो मैंने इश्यू बताया है, ऐसे बच्चों की लंग मैच्योरिटी होने के लिए कभी कभी टाइम लग जाता है, समय लगता है और इसके दौरान ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन की सप्लाई 1 महीना 2 महीने तक भी कभी कभी लग सकती है। ऐसे बच्चों की रेटिना, आंखों की जो रेटिना रहती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई रहती है और वो उसके लिए हम उनको स्क्रीनिंग कराते हैं। 3 हफ्ते 4 हफ्ते के एज में ऐसे बच्चों की रेटिना देखी जाती है और उसके बाद हर 2-2 हफ्ते में बच्चों की रेटिना स्क्रीन करके मैच्योर होने तक उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ऐसे बच्चों की हियरिंग के लिए भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज के बाद भी ये बच्चों में थोड़ा इन्फेक्शन की रिस्क थोड़ा नॉर्मल बच्चों के अनुसार थोड़ा ज़्यादा रहती है पहले साल भर के लिए। उनकी ग्रोथ भी कभी कभी नॉर्मल बच्चों के अनुसार थोड़ा सा पीछे रह सकती है, लेकिन समय के बाद जनरली 2 साल तक ऐसे बच्चे अच्छी तरीके से नॉर्मल वेट बच्चों के अनुसार कैचअप कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एकदम नॉर्मल तरीके से होती है।
डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो ऐसे बच्चों की जो डेवलपमेंट रहती है वो उनके करेक्टेड एज, जैसे उनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ के अनुसार काउंट किया जाता है और उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से है कि पीछे है। ऐसे बच्चों को डेवलपमेंट के सपोर्ट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब जानने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द बेबीज़ आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरह से डेवलप हुई है कि आज की तारीख में कोई भी बच्चा 26 वीक से बड़ा रहा और 800 ग्राम से जिनका वेट बढ़ा है, ऐसे बच्चे मोस्ट ऑफ देम दे डू रियली वेल। वो बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो जाते हैं और अच्छी तरह से उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है और 1.5 साल 2 साल के बाद कोई भी बोल नहीं सकता कि ये बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रीअश्योरिंग है कि टाइम के अनुसार अभी आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं और जनरली ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह आगे जाके उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट और कोई भी फील्ड में अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सर आइजैक न्यूटन बहुत प्रीमैच्योर बेबीज थे, नेपोलियन प्रीमैच्योर था, बहुत सारे नॉन व्यक्ति है वो प्रीमैच्योर पैदा हुए थे। तो ये जानना जरूरी है कि उनको अगर सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिले और सही तरीके से उनके NICU में ट्रीटमेंट रहे तो वो अच्छे हो जाते। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। डिलीवरी के बाद प्रीमेच्योर बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, पर सही इलाज मिल जाए तो आगे जाकर इन बच्चों को कोई भी समस्या नहीं होती, वो बाकी बच्चों की तरह हेल्दी रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, दिन भर बैठे रहना आपके लिए कैसे खतरनाक है। दिन भर बैठे बैठे बिताना आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। ज़्यादातर समय बैठे बैठे बिताना आपके दिल के लिए कैसे खतरनाक है, इसके बारे में हम पहले भी सेहत पर बात कर चुके हैं। आज जानते हैं कि दिल के अलावा इस तरह के लाइफस्टाइल से आपको और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका दिन कुर्सी पर बैठे हुए बीतता है तो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ज़्यादा खतरा रहता है। समय निकालकर कुर्सी से उठें, थोड़ा चलें और साथ ही समय निकालकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर काम करने से गले और पीठ में दर्द तो आपको अक्सर रहता ही होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे लोअर बैक में एक डिस्क नुमा चीज़ होती है। 4 घंटों से ज़्यादा बैठे रहने से वो दबने लगती है और तब उठता है दर्द, खासतौर पर बैक और गर्दन में। शरीर के पोस्चर को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, अपना पोस्चर यानी बैठने की जो पोजीशन है उसे ठीक रखें, झुक कर ना बैठें। ऐसा ना करने पर हड्डियां ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस होने की भी संभावना रहती है। यह हड्डियों की बीमारी है। अगर आप घंटों सेम पोजीशन में बैठे रहते हैं तो पैरों तक खून का बहाव कम होने लगता है। साथ ही शरीर में खून के थक्के बनने का भी चांस होता है। देखिए, शरीर में ब्लड क्लॉट होने से रोकने वाला एक प्रोटीन बनता है, पर अगर आप घंटों बैठे रहते हैं तो वो भी बनना कम हो जाता है। प्रिवेंशन मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक जो लोग हफ्ते भर में 40 घंटे से ज़्यादा बैठकर समय बिताते हैं उनमें ये ब्लड क्लॉट लंग तक पहुंचने का खतरा रहता है। ज़्यादा देर बैठे रहने से कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, पर आपके हार्मोन ग्लूकोज को खून से सेल्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा भी हो जाता है। पर अगर आप ज़्यादातर समय बैठे बैठे बिताते हैं तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, यानी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको अपनी डाइट में गुड़ क्यों शामिल करना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है वो कई बार शक्कर यानी शुगर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब गुड़ में ऐसा क्या है जो ये शक्कर से कम नुकसानदेह है, यह हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुड़ मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी खूब होता है, पर कैलोरी के मामले में गुड़ और चीनी लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन गुड़ क्लियर विनर है क्योंकि इसके फायदे ज़्यादा हैं। हालांकि अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो वज़न कम करने के साथ साथ सेहत को भी फ़ायदा पहुंचता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिक मात्रा में गुड़ लेना शुरू कर दें। अगर आपको शुगर की समस्या है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।